सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी 3 पत्नियां बांझ थी और मैं बहुत अमीर आदमी था। मेरी उम्र 50 साल की हो गई थी और मुझे अपने वारिस की बहुत ख्वाहिश थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पर ले गया और कहा, यहाँ एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राजी हो गया। जब मैं उस लड़की के पास गया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। शुरू करते हैं पूरी कहानी। मैं बहुत अमीर आदमी था। मैंने 3 शादियां कर ली थी, लेकिन वारिस किसी से ना हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि एक तवायफ पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसका नकाब उतारा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ इस जगह आया था। वहाँ की रातें जागती थीं और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ें और ढोलक की थाप के साथ घुंघरू की आवाज़ें भी आ रही थी। अपने दोस्त के साथ तेजी से कदम बढ़ाता हुआ जा रहा था। उस टाइम मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं अमीर आदमी था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये भी सच था कि मैं अय्यास परस्त बिल्कुल नहीं था। बाजार हुस्न से मुझे कोई मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो अपना गर्दन नीचे करके चल रहा था, कहीं मुझे कोई पहचान न ले, क्योंकि मेरी जान पहचान बड़े बड़े बिजनेसमैन से होता था। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ ले आई थी। काफ़ी पुरानी इमारत थी, छोटी छोटी गलियाँ थी। हर 2 मंजिला इमारत से नाच गाने की आवाज़ें गूंज रही थी। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए कोठी के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने का कह रही थी। साथ ही साथ गंदे बेबाकी शब्द भी बोल रही थी। साहब, हमारे कोठे को इजाज़त बख्श दो, देखो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर डर और शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, ना भूली थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती है और मामूली सी चीज़ थी। फिलहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त अदनान के कदम रुक गए। उसके पहले कि मैं मना करता, अदनान मेरा हाथ पकड़कर उस इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थी। सीढ़ियों के दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो आंगन में सफ़ेद चांदी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों से मिलाकर एक अजीब सी बदबू का एहसास मुझे हुआ था। सामने सफ़ेद चांदनी पर लाल रंग के तकिए पर लेटे टेक लगाए शौकीन उस लड़की के डांस देख रहे थे। वह लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों से धुनों पर नाच रही थी। सामने एक कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे, अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने तख्त पर एक अधेड़ उम्र औरत मुंह में पान लिए उस लड़की के नाच को देखते हुए पांव फैला रही थी। मुझे वहां का माहौल देखकर बहुत डर हुआ था। मैंने अदनान से कहा, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वह कहने लगा, अरे मर्द बनो, इतना घबरा रहे हो। ये कहकर वह मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया और वह औरत शायद अदनान को जानती थी। मुझे उसने सर से पांव तक देखकर अदनान से आंखों के इशारों से पूछने लगी, ये कौन है? अदनान ने कहा, मेरा दोस्त है, उसे रजिया से मिलवा दो, मेरे दोस्त को वारिस चाहिए। उसने इधर मेरे आने की वजह जल्दी से बता दी। उस औरत ने पहले तो थूकदान में पान थूका, फिर मुझे देखने लगी, कहने लगी, बैठो मियाँ, खड़े खड़े तो बात नहीं होगी ना तुमसे। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे वहाँ ले आई थी। मैं तख्त के एक कोने में जाकर बैठ गया। कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे कोई काम की नहीं रहती। तेरे बच्चे को अपने पेट में पालेगी तो जाहिर है कमाकर तो नहीं देगी ना, इसलिए 1 लाख लूँगी। आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र अदनान को देखा तो वह मुझे तसल्ली देने लगा। मैंने कहा, मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। वह कहने लगी, 15 लाख रुपए लूँगी। मैंने जेब से चेक निकाल कर और 15 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं थी। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई जब जेब से उसने 15 लाख रुपए का चेक देखा। फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को बुलवाया। अरे ओ चमेली, कहाँ मर गई?
उसकी एक पुकार पर वह लड़की उसके पास आ गई। वह सांवली सी लड़की, चेहरे के नैन नक्श अच्छे थे। कहने लगी, रजिया का ग्राहक आया है, उसे कहो कि तैयारी पकड़ ले। उससे पहले कि वह चमेली नाम की लड़की उसकी आज्ञा को मानती, मैंने उससे कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे अपना बच्चा बहुत खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर औरत ठहाके लगाकर हंसने लगी। हाँ, जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। जा चमेली साहब को रजिया का दीदार करवा दे। चमेली मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और उस चमेली नाम लड़की के साथ चलने लगा और लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। उस वारिस के चाहत की वजह से मुझे कहाँ से कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए भी नहीं हुई थी। शायद ये बात जायज़ नाजायज़ की ना थी, मेरे लिए जायज़। और ये लड़की अब तो मेरे बच्चों को अपने कोख में जन्म देगी, लेकिन मेरी बेबसी थी। मैं उस रास्ते पर चलने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे में दस्तक दी, उसने कहा, कौन है, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधी घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वह इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं चुप देखा, वह लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल गैर औरत थी। मैं उसकी कीमत दे चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से ही अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वह तो मैं एक दौलतमंद और अमीर आदमी था, बाप दादाओं की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था। मेरी बदकिस्मती यही थी कि मैंने ही बोला था कि मैं ख़ानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे माँ बाप के पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी बुआ की बेटी थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन नेचर की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मैंने रुखसाना का बहुत इलाज करवाया, मगर वह मुझे औलाद ना दे सकी। मैंने अपनी भी सारी टेस्ट करवाई, कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी बांझ थी। 10 साल का टाइम बीतने के बाद मैंने रुखसाना से कहा, मुझे दूसरी शादी करनी है, क्योंकि मुझे वारिस चाहिए। रुखसाना मेरी बात सुनकर वह थोड़े दिन तो बहुत रोई। फिर उसने मुझे दूसरी शादी की परमिशन दे दी, लेकिन फिर तो जैसे टाइम ऐसे ही बीतने लगा, जैसे 5-5 साल मैंने अपनी तीनों पत्नियों के साथ बिताया, लेकिन मुझसे वारिस किसी से भी नहीं हुई। 26 साल मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता दिए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई किसी बीवियों से भी, और सबका मैंने इलाज भी करवाया था। इत्तेफाक से तीनों ही बांझ निकली। मेरी उम्र अब 50 साल की हो गई थी। मैं अपनी पत्नियों का इलाज करवा करवा कर थक चुका था। न जाने क्या समस्या थी, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस पत्नियों में ये खूबी नहीं थी। कभी भी मेरी अक्ल इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती थी। समस्या एक बीवी में होता तो समझ में आती, तीनों बीवियों में एक ही समस्या थी। मैं चौथी शादी नहीं कर सकता था और ना ही मुझे अपनी बीवी को छोड़ना था, लेकिन मेरी सारी बीवियां ही अच्छी और बहुत नेक औरत थीं। मैं कैसे उनसे किसी जाति कर सकता था? लेकिन उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था, इसलिए अब तो मुझे वारिस जल्द से जल्द चाहिए। मैंने उस सिलसिले में जब अदनान से बात की तो उसने मुझे ये रास्ता बता दिया, जो कि सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने जल्दी से मना कर दिया था। मैंने कहा कि मैं ख़ानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवायफ से अपना वारिस क्यों करवाऊँगा? वह कहने लगा, फिर तुम्हारी पहली बीवी भी तो बीमार रहने लगी है, जबकि मेरी बीवी बीमार थी। अदनान की बात सुनकर मैंने कहा, बल्कि इस टाइम में तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसे क्यों छोड़ दूं? और मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस टाइम बीतने के साथ साथ वारिस होने के चांस भी कम हो जाएगी। बात तो अदनान की ठीक थी, मुझे वारिस चाहिए थी। अदनान कहने लगा, जो बता रहा हूँ उससे तुझे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें चौथी शादी भी नहीं करनी पड़ेगी।
फिर तुम दुनिया को कह देना कि 3 पत्नियों से किसी एक से भी बच्चा नहीं हुआ, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। वारिस का सवाल इस टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी पत्नियों से राय मशवरा करता, लेकिन जाहिर है वह मुझसे कभी भी ऐसा राय मशवरा नहीं देंगी। मैं बेहद परेशान था। उन्हीं दिनों में अपनी औलाद के समस्याओं में परेशान था और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ले ली और ज़्यादा टाइम पहली बीवी को ही देने लगा, जो खुद 3 सौतनें उसने बर्दाश्त की थी। लेकिन मेरी बीवी में ये बात थी कि वह लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती थी, आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र की लड़की की मांग नहीं किया था। मेरी बाकी पत्नियां भी अच्छी उम्र की थीं, कोई यतीम कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसे ही लड़कियों से की थी ताकि उन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे वारिस। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि तीनों ही बीवियों में बांझपन वाली समस्या थी। लेकिन मैं बेहद परेशान था। मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो अदनान ने रास्ता बताया था उसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार उस फैसले पर आ ही गया। अदनान की बात मानने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए उसके साथ कोठे पर चला गया था। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर उस कोठे पर नहीं रहा गया। अदनान मुझे बुलाता रह गया, पूछता रहा, अरसलान तुम्हें हो क्या गया है? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजार से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने अदनान के आने का इंतजार भी नहीं किया। ड्राइवर से कहा कि घर ले चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटा। एक पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी पूरी बरकरार थी। मैं आज किसी भी पत्नी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात बीत गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी जब मेरी पहली पत्नी ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे कहने लगी, अरसलान क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर ना में सिर हिला दिया। वह मेरे पास बैठकर कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का साथ था। वह अब बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई रसोलियाँ फटकर कैंसर की शक्ल में हो गई हैं। आप ये जानते हैं ना? मैं जानता था वह थोड़े महीनों की मेहमान है, इसलिए अब सारा टाइम उसी के पास बिताता था। मेरे कंधों पर उसने सर रख दिया तो मैंने भी उसे अपने आगोश में ले लिए। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बाहर अमेरिका ले जाऊँ, तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम भी हो चुका है मेरे इलाज का, बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझे तलाक देकर शादी कर लें। उसके बाद पर मैंने उसकी तरफ देखा तो वह कहने लगी, मैं उसी घर में एक कमरे में रह लूँगी, लेकिन मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने रजिया का चेहरा घूमने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। मैंने पहले से ही तुम पर सौतने ला चुका हूँ, शायद उस बीमारी से तुम 2-4 हो गई हो। वह कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो समझी थी आप साहिबे औलाद हो जाओगे, मगर यह नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी पत्नियों को भी ऐसा ही कर देगा। ये कहकर वह रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मत सोचो ऐसा, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर तो वह कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही की है ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, तो फिर रात की उस तवायफ खाने से क्यों भागकर वापस आ गए हो? उसके मुंह से ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया? मेरी बात सुनने के बाद वह गहरी सांस ली और कहने लगी, वह छोड़ दे, मेरी बात का जवाब दे। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। क्योंकि वह बहुत कम उम्र की लड़की थी, बस 18 साल की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ गया था। बस 18 साल की लड़की है, पता नहीं कम उम्र में उस बेचारी से इतना घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहाँ से वापस आ गया था। वह लड़की 18 साल से बड़ी नहीं थी, बेशक बेहद बहुत खूबसूरत थी, मगर उम्र की कम थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी होती तो शायद उस लड़की से भी ज़्यादा प्यारी होती।
मेरी बीवी कहने लगी, उससे निकाह कर लो अरसलान। उसकी बात पर मैंने कहा, होश में तो हो, एक तवायफ कब किससे शादी करती हैं, फिर उसकी मालकिन मुझे ये कदम क्यों उठाने देगी। फिर वह बहुत छोटी है, उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आती थी। मेरी बीवी कहने लगी, हो सकता है आप उसे उस कोठे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाओ, अल्लाह आपको औलाद नसीब कर देगी। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप हो गया था। कुछ दिन उसी बारे में सोचता रहा, फिर ये सोचकर उससे निकाह कर लेता। क्या पता अल्लाह को मेरी ये बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए, रजिया भी उस कोठे से बच जाए। मैं अगली रोज ही कोठे पर पहुंच गया। मेरी नीयत उस लड़की को उस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक उस औरत के हाथ में रख दिया। वह कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा, मुझे रजिया से निकाह करना है और उसके बाद उसका उस कोठे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह लालची औरत थी, इसलिए जल्दी मान गई। मैंने पहली बीवी को उसके ख्वाहिश के हिसाब से उसे तलाक दे दी। वह मेरे ही घर में एक कोने में एक कमरे में रहती थी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसके हर चीज़ का ख्याल रखने की पूरी कोशिश किया करता था। मैंने थोड़े लोगों की मौजूदगी में रजिया से निकाह कर लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वह फटी फटी आंखों से मेरा महलनुमा घर देख रही थी। अरसलान साहब, ये सब तुम्हारे ही है ना? तुम तो बहुत अमीर आदमी दिखते हो, मुझ में ऐसा क्या दिखा तुम्हें? मैं उम्र में उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसका शब्द सुनकर मुझे बुरा सा लगा था, क्योंकि मैं उसका ग्राहक नहीं बल्कि उसका पति था। मैंने अपने दोनों बीवियों से रजिया का मुलाकात करवाया, फिर उसे अपनी पहली बीवी से भी मिलवाया। आखिर में मैंने अपने तीसरे नंबर की बीवी से कहा वह उसे मेरे कमरे में छोड़ आए। वह मेरे कमरे में छोड़कर आ गई। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था। न जाने क्यों कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों बीवियाँ बहुत ही अच्छी थी। वह लड़की उसके ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द नहीं था। अपनी जगह ठीक थी, लेकिन एक बीवी के रूप में कबूल करना आसान काम नहीं था। लेकिन औलाद के खातिर मैं ये कड़वा घूंट पीने को तैयार था। मैंने सोचा शायद अल्लाह को मेरी ये नेकी पसंद आ जाएगी। मैं अपनी हिम्मतों को जमा करके कमरे में गया। उस टाइम तक रजिया सो चुकी थी। वह बहुत ही कम उम्र की थी। बेशक मैंने 4 शादियाँ की थी, लेकिन इतनी छोटी कम उम्र लड़कियाँ उनमें से कोई भी नहीं थी। मैंने फिर उसे भी सोने दिया और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो रजिया मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। मैंने रात से उसे कुछ नहीं कहा था, शायद इसलिए मुझे ये हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर उसे कहा वह नाश्ता कर ले। रात भी उसने कुछ नहीं खाया। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकलकर कुछ देर बाद रजिया भी बाहर आ गई थी। मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी बीवियों को अपने हाथ से एक एक निवाला जरूर खिलाता था। तीनों बीवियों के साथ मैंने आज तक कोई नाइंसाफ़ी नहीं किया था। थोड़े दिनों में मैंने रजिया से किसी तरह का कोई रिश्ता कायम न किया। हाँ, उससे अच्छे से बातचीत ज़रूर की थी। थोड़े दिन ही बीते थे कि मुझसे कहने लगी, साहिब मुझे ये बताएं, आपने इतने पैसे देकर मुझे खरीदा क्यों? मैं उसके मुंह से ये सुनकर हैरान हो गया था। मैंने कहा, ये बात क्यों की तुमने? मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है बल्कि तुमसे निकाह किया है। मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी थी तो कहने लगी, मैं जानती हूँ निकाह से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की थी। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं कर पाएंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने तो उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और वह ज़्यादा ऐसा ही कुछ बोलती तो शायद मैं उसके मुंह पर थप्पड़ ही जोर से मार देता, लेकिन वह चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, समझी? कोई बाजारू औरत नहीं, ऐसी बात मुझसे मत करना। और ना चाहते हुए मेरा आवाज़ थोड़ा तेज हो गया था। मुझे गुस्सा देखकर वह कहने लगी, सब ऐसे ही बातें करते हैं साहिब। मैंने तो होश संभाला जब से ही मर्द के ऐसे रूप देखे हैं, नोच खाने वाली, जवानी को खाक में मिला देने वाले भूखे कुत्ते जैसे। मुझसे हैरत होती कि आप कैसे आदमी हो जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की हो, लेकिन पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना मैं तो तेज बुखार में भी कोई मुझसे बकसता ना था। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरा बुखार का लिहाज करें। ये कहते हुए टप टप उसके आंखों से आंसू गिर पड़े थे।
फिर उसने अपनी बाजू दिखाई। बाजू बुरी तरह से सिगरेट के निशानों से जला हुआ था। ऐसी बेबसी देखकर मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। कहने लगी, ये देखो, तो आप मेरे साथ ये सब करते तो मैंने तो आज तक आदमी को ऐसे ही देखा है, लेकिन तुम न जाने कैसे हो, सबसे अलग हो। मुझे खरीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने बीवी के साथ नरमी का मामला पेश करने का हुक्म दिया है, और तुम हो भी कम उम्र और नाजुक सी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं तुम्हारे पास आऊं। फिलहाल एक रात में रजिया की संगत ने मुझे तड़पा कर रख दिया। उसके वजूद पर लगे घाव देखकर मेरा दिल फटने लगा था। वह 18 साल की लड़की के साथ जो जुल्म किए गए थे, बिल्कुल जानवर थे वे लोग। फिलहाल टाइम के साथ साथ रजिया के जख्म भी भरने लगे थे और वह कहती कि आपने मुझे गलत कामों से बचा लिया और आपने मेरे साथ शादी कर लिया। वह मेरे कैरेक्टर और मोहब्बत से बहुत घुल मिल गई थी। धीरे धीरे उसकी जुबान भी ठीक हो गई थी। वह मुंह से अदब से बात करने लगी थी। मेरी शादी के थोड़े महीने बाद की मुझे वह खुशखबरी मिल गई जिसकी मैंने बहुत दुआएं की थी। रजिया उम्मीद से थी और मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने रब के हुजूर सजदे में रो रो कर शुक्रिया अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने रजिया का बहुत ख्याल रखा, बल्कि उसके बिस्तर से नीचे नहीं उतरने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम करीब आया तो लेबर रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रहा था जब लेडी डॉक्टर आई और बेहद परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे इतने साल बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने एक आजमाइश खड़ी थी। उस टाइम मेरे हालात क्या थी और क्या हो सकती थी, ये वही आदमी जान सकता है जिस पर यह सब बीता हुआ हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप माँ को बचा लें, बच्चे का अल्लाह मालिक है। वह लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेशक मेरी पहले से 3 पत्नियां थी, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश के खातिर किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उससे पूछा, मेरी बीवी कैसी हैं? तो कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर तो वो हैरत का झटका लगा था। मैं बहुत खुश हुआ था जब नर्स ने मेरे कांपते हुए हाथों में मेरे बेटे को डाला तो उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक वह अपने बंदों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालता जो उठा ना सके। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। बाय बाय।